यूक्रेन पर रूस के हमले का छठा दिन है। आज सबसे ज्यादा डराने वाली भयावह खबरें और तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह मालूम चल रहा है कि रूसी सेना का एक विशाल काफिला कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रूस का यह काफिला करीब 64 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। इसमें टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तोपखाने हैं, तेल के टैंकर और रसद के ट्रक्स भी हैं। रूसी सेना का यह काफिला कीव यानी जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां से महज 15-20 किलोमीटर दूर है। कीव के दोनों एयरपोर्ट पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। वहीं खबर यह भी है कि रूस ने एक भाड़े की सेना के 400 लड़ाके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने के लिए यूक्रेन भेज दिए हैं। राजधानी कीव में इस वक्त हवाई हमले के सायरन और एम्बुलेंस के हॉर्न ही सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के छठवें दिन कीव पर कब्जे की लड़ाई बेहद खतरनाक हो गई है। शहर में लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। लोगों से अंडरग्राउंड ठिकानों और एंटी एयर अटैक बंकरों में छुप जाने को कहा जा रहा है। मेट्रो सर्विसेज कमोवेश ठप हो चुकी हैं। शहर की सड़कें वीरान पड़ी हैं। कभी कभी गुजरती एम्बुलेंस, सेना और पुलिस की गाड़ियां कीव के सन्नाटे को तोड़ती हैं। शहर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। जंग में जख्मी लोगों के ऑपरेशन भी अस्पतालों के बेसमेंट में ही हो रहे हैं। मैं कांपते हुए दिल के साथ ये कह सकता हूं कि युद्ध शुरू होने के बाद से मैंने जिस पहले मरीज का ऑपरेशन किया था वो 6 साल का एक बच्चा था जिसकी गर्दन में ग्रेनेड से घाव हो गया था। हमने उसका इलाज किया, अभी वो जिंदा है। ऐसे बहुत से बच्चे और आम लोग अस्पताल आ रहे हैं जिन्हें गलियों में गोली लग रही है। अब तक का सबसे मुश्किल दिन इतवार का रहा था। यहाँ बेसमेंट में डॉक्टरों की पहली शिफ्ट शुक्रवार को शुरू हुई थी और अब तक यहीं पर हैं। दूसरी शिफ्ट शनिवार को शुरू हुई और वो भी अब तक यहीं पर हैं। कीव की सड़कों पर इस वक्त आम आदमियों से ज्यादा हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी की रोशनी से ज्यादा मौत के इम्कान नजर आते हैं। कीव की धड़कन वेस्टर्न मीडिया में आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ा दी है। अपने 1000 साल से ज्यादा पुराने इतिहास में कीव ने बेशुमार जंगें देखी हैं। कई बार बसा और उजड़ा है, पूरी तरह मिट्टी में मिला है और फिर तनकर पूरी शान से खड़ा हुआ है। 1240 में मंगोल हमलावरों ने कीव को पूरी तरह नेस्तोनाबूद कर डाला था। शहर में सिर्फ खंडहर का ढेर बच रहा था। दूसरी जंगे अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की सेना ने कीव पर भयंकर हमला किया था। बैटल ऑफ कीव दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। सोवियत सेना ने डटकर नाजी सेना का मुकाबला किया था। कीव में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। उसे दोबारा बसाने में 10 साल लग गए थे। आज एक बार फिर कीव पर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। हवाई बमबारी से इस खूबसूरत शहर का नक्शा बिगड़ रहा है। शहर से कोई 20-25 मील दूर रूसी सेना का विशाल काफिला देखा गया है जो बड़ी तेजी के साथ कीव की तरफ बढ़ रहा है। इस काफिले में रशियन आर्मी के टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तोपखाना है, तेल के टैंकर हैं और दूसरे सैनिक साजो सामान हैं। रूसी सेना के इस विशाल काफिले ने कीव की धड़कनें तेज कर दी हैं क्योंकि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये काफिला आगे बढ़ते बढ़ते कीव से महज कुछ मील की दूरी तक पहुंच चुका है। करीब 30 लाख की आबादी वाले कीव पर अगर रूसी सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी ने पूरी ताकत से हमला बोला तो कीव का बचना बेहद मुश्किल होगा। आगे बढ़ती हुई रूसी सेना अपने रास्ते में पड़ने वाले यूक्रेन के अहम ठिकाने भी तबाह करती चल रही है, जिससे यूक्रेन की सेना को रसद की सप्लाई कमजोर हो जाए।
खुफिया सोर्स बता रहे हैं कि रूसी सेना का यह काफिला 64 किलोमीटर लंबा है। रूसी सेना के इस हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कीव शहर के बाहरी इलाकों में इस वक्त भयंकर लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि वो लगातार रूसी टुकड़ियों को टारगेट कर रही है। कीव के बाहर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस की तरफ से पहला हमला बोला था, लेकिन जब कई दिनों की बमबारी के बाद भी बेलारूस से चली रूसी टुकड़ी कीव पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो रूस के वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात सैनिक टुकड़ियों को भी कीव मार्च का ऑर्डर दे दिया गया। रशियन कमांडर्स को उम्मीद थी कि पूर्वी यूक्रेन और साउथ में क्राइमिया से चली उसकी सैनिक टुकड़ियां तेजी से कामयाबी हासिल करते हुए कीव पहुंच जाएंगी, पर जब 6 दिनों की जंग के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, तो अब कीव के लिए अब तक के सबसे बड़े रशियन काफिले ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी सेना का यह काफिला बेलारूस से निकला है। बेलारूस में रूस की ऑफेंसिव टुकड़ियां दिसंबर महीने से ही तैनात थीं। दोनों देशों ने जनवरी और फरवरी में जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज की थी। बाद में इस युद्धाभ्यास की मियाद बढ़ा दी गई। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी रूसी सेना बेलारूस के मोर्चे पर डटी रही थी और उसने अब कीव की घेरेबंदी कर ली है। जिस बेलारूस की तरफ से रूसी सेना ने कीव पर हमला बोला था, वहां पर जंग शुरू होने के बाद कल पहली बार यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि बातचीत के लिए मिले थे। उम्मीद थी कि जंग की तबाही पर फुल स्टॉप नहीं तो कॉमा तो लगेगा, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि जब बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत हो रही थी, उस वक्त कीव पर गोले दागे जा रहे थे। जो देश युद्ध अपराध करता है उसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे देश के दुनिया की किसी भी बंदरगाह, नहर या हवाई अड्डे में दाखिल होने पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसे देश को ऊर्जा के संसाधनों का निर्यात करने के बदले में अरबों डॉलर भी नहीं मिलने चाहिए। आज की तारीख में रूसी सामान खरीदने का मतलब है बेगुनाह लोगों की हत्या के पैसे देना। बातचीत के साथ साथ गोलीबारी करना। मुझे लगता है कि रूस ऐसा करके हम पर दबाव डालना चाहता है। अपना वक्त बर्बाद मत करो, हमें ऐसी चालें मंजूर नहीं। कीव के हालात कितने सीरियस हैं, कीव में जंग कितनी खतरनाक होने जा रही है, इसका अंदाजा आप कीव में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी से समझ सकते हैं। भारतीय दूतावास ने कहा है कि कीव में मौजूद भारतीय किसी भी सूरत में आज ही कीव छोड़कर निकल जाएं। वो या तो ट्रेन से निकलें या बस में सवार होकर सड़क के रास्ते निकलें, और अगर कोई साधन ना मिले तो पैदल ही कीव से बाहर चले जाएं। रूस के करीबी देश चीन ने भी कीव से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। चीन के दूतावास ने कहा है कि उसके नागरिक अपनी गाड़ियों पर चीन का झंडा लगाकर निकले, जिससे वो रूसी बमबारी का निशाना न बन जाए। एक तरफ तो रूसी सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घेरेबंदी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ कीव के दोनों ही हवाई अड्डों पर उसका कब्जा हो चुका है। अब वेस्टर्न मीडिया से खबरें आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी पूरी सरकार का खात्मा करने के लिए अफ्रीका से भाड़े के हत्यारे बुलाए हैं। ये भाड़े के लड़ाके वैगनर ग्रुप के हैं। ऐसे करीब 400 लड़ाकों के कीव में दाखिल होने की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन की सेना के असली टारगेट वही है, क्योंकि वो उनके आगे झुके नहीं, इसलिए पुतिन उनकी हत्या कराना चाहते हैं। जंग शुरू होते ही अमेरिका ने जेलेंस्की को कीव से निकालने की पेशकश की थी, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्हें हथियार चाहिए, सवारी नहीं। वो यूक्रेन में ही अज्ञात ठिकाने पर डटे हुए हैं और अपने देश का हौसला बढ़ा रहे हैं। जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे कीव पहुंचने के बाद यूक्रेन की इंटरनल मिनिस्ट्री ने राजधानी की सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है। संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। अनजान हथियारबंद लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। यूक्रेन की पुलिस के स्पेशल दस्ते इस पड़ताल के लिए पूरे कीव में तैनात किए गए हैं। हमारी सेनाओं के मुताबिक कीव शहर रूस के मुख्य इलाके का निशाना बना हुआ है। हमारी सेनाओं ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगाई है, और जितना मुझे समझ में आ रहा है तो हम हर दिन नए हालात के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हमने हमला करने की नीयत से आए खुफिया लड़ाकों की तलाश के लिए मोबाइल ग्रुप बनाए हैं।
पुलिस की ऐसी 100 यूनिट तैयार की गई हैं। हालांकि इसकी जांच हालात पर निर्भर करती है। रूस के जिन भाड़े के लड़ाकों के कीव पहुंचने की बात कही जा रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस संगठन का नाम वैगनर ग्रुप है। ये एक निजी ठेकेदार की हथियारबंद सेना है, जिसके मुखिया रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी कहे जाते हैं। वो पुतिन के इतने करीब हैं कि उन्हें पुतिन का रसोइया कहा जाता है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके अफ्रीका और सीरिया में कई युद्धों में रूस की मदद कर चुके हैं। यूक्रेन पर हमले से करीब 5 हफ्ते पहले इस संगठन के 400 लड़ाके यूक्रेन के पूर्वी इलाके में तैनात किए गए थे। इनको 23 बड़े टारगेट दिए गए हैं, जिनमें नंबर 1 है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। मिशन में कामयाब होने पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को मोटी रकम दी जाएगी। सवाल यह है कि ऐसा क्या है कीव में कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी के साथ साथ भाड़े के लड़ाके भी कीव भेज दिए हैं। आखिर कीव क्यों रूस का नंबर 1 टारगेट है, यह समझना बहुत आसान है। कीव यूक्रेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहीं से पूरे यूक्रेन पर हुकूमत की जाती है, पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन पर जीत के लिए रूस को कीव पर कब्जा करना ही होगा। कीव से रूस का ऐतिहासिक लगाव भी रहा है, क्योंकि यह शहर उस स्लाव जाति की पहली रियासत था जिनका रूस में बहुमत है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कीव को हिटलर से छीनने के लिए रूसी सेना ने बहुत ताकत लगा दी थी। लाखों सैनिक मारे गए थे, मगर स्टालिन का फरमान था कि किसी भी कीमत पर कीव को नाजी सेना से छुड़ाना होगा। आज पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नया नाजी कहते हैं और यूक्रेन को आजाद कराने की बातें करते हैं। यह हमला रूस ने नहीं किया। हम तो जंग को खात्मे की ओर ले जा रहे हैं। कीव की सरकार की सैन्य कार्रवाइयों और डोनबास के निवासियों का पिछले 8 साल से व्यवस्थित विनाश किया जा रहा है। इस युद्ध के दौरान 14,000 से ज्यादा लोग और सैकड़ों बच्चे मारे गए हैं। इस पर रोक लगानी पड़ेगी। कीव की सरकार से रूस को अंतहीन खतरों को रोकना और खत्म करना जरूरी था, और रूस यही करेगा। अगर रूस कीव पर कब्जे की पुरजोर कोशिश कर रहा है, बमबारी कर रहा है, घेरेबंदी किए हुए है, तो यूक्रेन ने भी अपनी राजधानी को बचाने में जान लड़ा दी है। कीव के दोनों हवाई अड्डे रूस के कंट्रोल में हैं। रूसी सेना का विशाल काफिला कीव के बाहर तक पहुंच चुका है, लेकिन ना तो यूक्रेन की सरकार ने हिम्मत हारी है और ना ही आम जनता ने। कीव में जिंदगी की जद्दोजहद हस्बे मामूल जारी है। लोग मॉल जाकर खरीदारी कर रहे हैं। वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि रूस के हमले से उनका हौसला नहीं टूटा है। कुछ नहीं है। हम एक सुपरमार्केट के अंदर जाने में कामयाब रहे, लेकिन वहाँ रोटी, दूध, अंडे कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ पानी और मिठाइयाँ बची हैं। फिलहाल सब कुछ है। हमने थोड़ा खाने का सामान खरीदा है। मैंने अपने जन्मदिन के लिए बहुत कुछ तैयारी की थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बच्चे मुझे बधाई देने आएंगे, लेकिन वो दिन तक नहीं आ सके, तो मैं अब अपना सामान लेकर यहाँ आई हूँ। यूक्रेन की जंग में रूस को कामयाब होना है तो कीव पर कब्जा जरूरी है, उसके संसाधनों पर कंट्रोल जरूरी है। सेना के ठिकाने, रिजर्व टुकड़ियां, खाने पीने की सप्लाई लाइन, सब कुछ रूसी हमले के निशाने पर है। पहले राउंड के अटैक में जब रूस को कोई कामयाबी नहीं मिली, तो अब रूसी सेना कीव में तेल के भंडारों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है। बहुत से पंप बंद हो गए हैं। सेना और पुतिन की गाड़ियों को भी तेल की राशनिंग की जा रही है। बेहद खराब हालात के बावजूद कीव में कई तेल डिपो दिन रात काम कर रहे हैं। उनके पास हफ्ते 10 दिन का तेल बचा है। जंग के ये बेहद जरूरी संसाधन है, इसलिए कीव के तेल डिपो की निगरानी यूक्रेन के हथियारबंद सिपाही कर रहे हैं। हमें रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए हमें टारगेट करते हुए वो यहाँ भीड़ को तोड़फोड़ के लिए भेज रहे हैं। लेकिन हमारे पास टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट्स हैं और पुलिस लगातार यहाँ गश्त पर है, खासकर रात में, क्योंकि यहाँ अभी कर्फ्यू लगा है। रूसी सेना का जितना विशाल काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है, उससे जाहिर है कि इस बार रूसी कमांडर बहुत भयानक हमला करने वाले हैं। एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने कीव में नागरिकों से कहा था कि वो शहर से बाहर चले जाएं। भारत समेत कई देशों के दूतावासों ने भी नागरिकों को वार्निंग दे दी है। सबको पता है कि कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला होने वाला है।
कीव के हालात आज से 82 बरस पहले 1941 जैसे दिख रहे हैं, जब हिटलर की सेना ने कीव पर भयंकर हमला बोला था। उस हमले में रूस के 4.5 लाख से ज्यादा सैनिक कीव में फंस गए थे। इनमें से बमुश्किल 7,000 ही बच पाए थे। तो क्या कीव में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है? और कीव से जुड़ी ही सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको इंडिया टीवी देने जा रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने यह दावा किया है कि आज रात कीव में सबसे बड़ा हमला होगा। कीव पर सीरियल मिसाइल अटैक हो सकते हैं, प्रिसिजन अटैक्स हो सकते हैं, एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं रूस की तरफ से। रूस के मिसाइल हमले का मुख्य टारगेट कीव में मौजूद मिलिट्री और इंटेलिजेंस के ठिकाने होंगे। मतलब साफ है कि आज की रात कीव के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कीव में अभी से ही सायरन बजने लगे हैं, लोगों को बंकरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। और आपको बता दें, स्पुतनिक एजेंसी ने जो ये खबर दी है, ये सीधे सीधे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा रही है। और इसमें एक बयान जारी किया गया है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी यूक्रेनी लोगों को वहां के नेशनलिस्ट ने उकसाया है रशिया के खिलाफ हथियार उठाने के लिए, इसके अलावा और जितने भी सिविलियंस हैं वो कीव को छोड़ दें, क्योंकि हम कीव पर हमला करने जा रहे हैं। और यह तक बताया गया है कि हम कहां कहां हमला करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे निशाने पर यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विस SBU जो है उसका नाम है वो होगा, और साथ ही मिलिट्री इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैसिलिटीज, इन पर भी वो हमला करेंगे। और पहले से रूस ये चेतावनी दे रहा है कि हम कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं, इसीलिए जितने भी सिविलियंस कीव के अंदर हैं वो कीव को जल्द से जल्द खाली कर दें। अब इससे खुलकर कोई क्या चेतावनी दे सकता है किसी शहर के निवासियों को? जनरल साहब देखो, ये हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेज 1 जो है वो 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा पॉज आएगा, स्ट्रेटेजिक पॉज, लॉजिस्टिक पॉज, और नेक्स्ट जो निशाना होगा वो कीव पर होगा। और कीव पर जो हमला वो जैसे आप बता रहे हैं कि प्रिसीजन टारगेट्स होंगे, जैसे मैं अभी ब्रेक में बात कर रहा था आपसे कि वो सिलेक्टेड टारगेट्स होंगे, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और स्पेशल फोर्सेस के जरिए वो टारगेट्स को फिजिकली पकड़ेंगे। तो आज और कल की रात में ये आप देखना कि बहुत ही भीषण लड़ाई होगी और इसमें काफ़ी नुकसान होगा मिलिट्री टारगेट्स का। पर ये हम नहीं कह सकते कि सिविलियन का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी प्रिसीशन नहीं होती है कि 10 गज पर या 20 गज पर सिविलियन टारगेट है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मिलिट्री टारगेट तो डिस्ट्रॉय होंगे, इसमें काफी कोलैटरल डैमेज होने की भी संभावना है। एयर मार्शल भाटिया, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आज छठा दिन है, जितना लंबा खिंच रहा है उतना कहीं ना कहीं पुतिन के लिए दिक्कत होती है। तो अब आज ऑल आउट वो जा रहे हैं, जिस तरह से ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। देखिए, ये जो युद्ध का आज छठा दिन है जी, और ये जितना ये लंबा खिंचता जाएगा वो उतना ही मुश्किलें पैदा करेगा रशिया के लिए, पुतिन के लिए। तो इसलिए जो फेज़ 2 आज होने वाला है वो इतना प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके जो उनकी लीडरशिप है यूक्रेन की वो कैपिचुलेट करे, ताकि वो अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, उनको वो हासिल कर सके। और उनका ये मेरे ख्याल में प्रयत्न होगा कि वो अगले 2-3 दिन में इस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करें। तो इसलिए वो जितना भीषण युद्ध कर सकते हैं वो करेंगे, इतना प्रेशर बनाएंगे उनके ऊपर ताकि वो अपने हथियार डाल दें। लेकिन भाटिया साहब, जो जनरल साहब बात कह रहे थे, अगर आप वहां पर हमला करेंगे, बम गिराएंगे, मिसाइल कुछ भी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई सिविलियन खतरे में नहीं आएगा। आज कीव में जो लोग रह रहे हैं, हम वहां भारतीय भी हैं, वो उनको क्या करना चाहिए कि अगर सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि शहर छोड़ दो? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने शहर ऑलरेडी छोड़ दिया होगा, और उन्होंने रशियंस ने तो ये भी उनको कहा था कि उनको सेफ पैसेज भी दिया जा रहा है। एक हाईवे उनके लिए खोल दिया है जिसमें कोई सैनिक कार्रवाई नहीं होगी, ताकि ये लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर सकें। लेकिन अगर जो लोग रहना चाहते हैं और जिनको रहना पड़ रहा है कीव में, तो वो तो खतरे में होंगे ही। तो उनके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि वो अंडरग्राउंड रहें, बेसमेंट्स में रहें, ताकि उनको जो फायरिंग हो रही है, जो उनकी बम्बार्डमेंट हो रही है, उससे वो बच सके। क्या ये आपकी नजर में जनरल साहब कीव पर, राजधानी पर फाइनल असॉल्ट है और कीव ही जो है वो की टारगेट है, एक लक्ष्य है पुतिन का? बिल्कुल, कीव जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, वो की टारगेट है और उसी को फेज 2 में उन्होंने लेना है। क्योंकि अगर कीव गिर जाता है तो इसमें फिर रशिया की विजय हो जाती है। अगर कीव नहीं गिरता है और उनका काफी उस पर भी मतलब कि कोई शहर गिर जाना किसे कहते हैं? देखो, जब उनका मेजर जो लीडरशिप है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनकी जो की एस्टेब्लिशमेंट हैं,
हेडक्वार्टर्स हैं, जब उन पर कब्जा हो जाता है और लीडरशिप आपकी या तो ख़त्म हो जाती है या वो मानसिक जो है उनका संतुलन खो जाते हैं। और मुझे ये याद आ रहा है जब हमने ढाका पर अटैक किया था, तो जब उनकी जो लीडरशिप थी ढाका की, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो पूरा शहर गिर जाता है। और मार्शल, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कीव तक पहुंचना वाकई इतना दिक्कत वाला काम क्यों है? आज छठा दिन है, इतना वक्त लग रहा है। अलग अलग दिशाओं से जो है रूसी सैनिक जो है उनके कॉन्वॉयज हम देख रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्या दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं रास्ते में? इतना देर लग क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब युद्ध शुरू हुआ था, देखिए पहले पुतिन ने जो अपनी सेनाएं वहाँ पर सरहद पे लगा रखी थी, तो उन्होंने कौन सी टैक्टिक्स यूज़ की थी? उन्होंने वो प्रेशर बनाना चाहते, कोएर्शन जिसको कहते हैं, ताकि वो अपना विचार बदल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो EU और नेटो का इतना उनको सपोर्ट मिल रहा था कि उन्होंने सोचा कि हम इनको नाकार कर देंगे। तो इसीलिए पुतिन को युद्ध के लिए जाना पड़ा। और जब उन्होंने युद्ध करना शुरू किया है तो उसके लिए तो अब वो और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और पहले जो उन्होंने शुरू किया तो बड़ा कैलिब्रेटेड था जी, पूरे जोर शोर से नहीं किया। जैसे कि उन्होंने एयर डिफेंस को थोड़ा सा नाकाम किया, पूरा नहीं किया। जो उन्होंने एयर सुप्रीमेसी उनको जो हासिल करनी चाहिए थी वो उन्होंने पूरी नहीं की, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरा का पूरा जो प्रेशर है उस पर नहीं डालें। अब हमें याद करना चाहिए कि 30 साल पहले यूक्रेन जो था वो सोवियत यूनियन का भाग था, वो रशिया का भाग ही था। बिल्कुल। तो ये जो वो ब्रदर्स थे, वो आपस में ब्रदर्स थे। अब ये हिस्सा हो गया कि वे यूक्रेन जो है वो अलग जाना चाहता है। भाटिया साहब, आपने जो बात कही है, इससे एक सवाल ये भी बनता है कि यूक्रेनी फौज तो कीव के अंदर भी होगी, आप ऊपर से जो मर्जी बम बरसाएं, लेकिन शहर पर कब्जा करने के लिए तो शहर में आना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।